संयोजक नहीं, सीधा पीएम चाहिए। अब नीतीश संयोजक बन के क्या फायदा? नीतीश कुमार ही सबको नचा रहे हैं। दावा कर देना कि 17 सीट में तो लेबे करेंगे, किशनगंज वाला भी जीतल का सीट लेंगे। जब मोदी हमको 17 सीट दे दी है तो हम तेजस्वी यादव, लालू यादव, सोनिया गांधी के दरबारी करें। दबाव में कांग्रेस कह दे कि संयोजक बनाते हैं, तो काहे नहीं बन रहे आप? क्योंकि आपको पता है कि अब नहीं कोई फायदा है बनने का। नीतीश कुमार भाजपा पर ये दबाव बनाकर रखे हुए थे, सरकार साथ में थी तो, कि आपने मेरे साथ छल किया है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। कहते हैं कि जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता है, खास तौर पे जब वो इंसान जिंदा हो, और विशेष रूप से तब वो राजनीतिक गलियारे का हो। देखिए, जाने न जाने किनकी बातें हम कर रहे हैं ये आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। कौन जाता है, कौन बहुत जल्दी वहाँ से भाग आता है, ये भी आप बखूबी समझ रहे हैं। पंचनामा पिछले 3-4 दिनों से लगातार भागने की बात कर रहा है, और बिहार के राजनीति में जो व्यक्ति भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए लगभग 2 गठबंधन इन दिनों पीछे पड़े हुए हैं। कोई एक हाथ खींच रहा है, कोई दाहिना हाथ खींचता है, तो कोई बायां हाथ खींचता है, और वो व्यक्ति बीच में खड़े होकर बड़े ही चतुराई से मुस्की दे रहा है। और वो भोजपुरी भाषा में अगर कहें तो चवनिया मुस्की मार रहा है। उसको सब पता है कि क्या हम करेंगे, और जो हम फैसला लेंगे दाहिने वाले को उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो बाएं वाले को कुछ ज़्यादा ही फायदा हो सकता है। नीतीश कुमार की चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि बिहार के राजनीति और देश भर के राजनीति को नीतीश कुमार ने चर्चा का विषय बना दिया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी चर्चा तो करता ही नहीं है। अब कौन नहीं करता है ये भी आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिया है जिनकी चर्चा नेशनल मीडिया के साथ साथ राज्य की जितनी सारी मीडिया हैं या फिर देश भर के जितने सारे अलग अलग भाषा में हम कहें तो उनकी चर्चा हो रही है। साउथ में भी नीतीश की चर्चा है, उधर पूरब की बातचीत करें वहाँ भी चर्चा है, बिहार में तो है ही। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार असहज हैं, इसकी चर्चा मुंबई के बैठक से ही शुरू हो गई थी, और असहजता अब खुले तौर पर दिख रहा है। नीतीश कुमार कब भाग जाएंगे किसी को नहीं पता है। तो क्या नीतीश कुमार के पास बहाना मिल गया है भागने का? आज का पंचनामा विशेषकर इसी पर आधारित है कि नीतीश ने खोज लिया महागठबंधन से भागने का भयंकर बहाना। रोक सके तो रोक ले, कौन रोकेगा? चलिए चीड़फाड़ करवाते हैं, अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं। सर, कौन सा बहाना नीतीश कुमार ने खोज लिया है भागने का, जिनकी चर्चा खूब हो रही है? देखिए, आपने सही कहा कि कोई जाना चाहे तो उसको कोई रोक सकता है क्या? लेकिन अगर वो जीवित राजनीतिक पशु हो तब तो और मुश्किल है उसको रोक पाना। बिहार की राजनीतिक चरागाह बहुत लंबी है, बहुत व्यापक है। जितना छोटा बिहार है, जितना कम बिहार में संभावनाएं हैं और भी जगहों पर, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोजगार में हो, औद्योगिकरण में हो, कृषि में हो, उससे कहीं ज़्यादा राजनीति में है। मैं शुरू से कहता हूँ, जो पंचनामा के पुराने दर्शक हैं, जो क्लास 1.5 किए हुए हैं कोचिंग इसका, उनको पता होगा कि मैं ये बात हर बार समझाता आया हूँ कि बिहार में राजनीति की उपज और खपत दोनों ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है उपज कि देश भर की राजनीति में बिहार की राजनीति एक्सपोर्ट होती है, और इतनी खपत है कि देश भर की राजनीति को हम खा जाते हैं, लील जाते हैं, धिकार भी नहीं लेते हैं। और आपके बिहार में क्या होने वाला है, नीतीश कुमार जैसे 45 विधायक वाले पार्टी के नेता को देश भर की राजनीति में क्यों प्रासंगिक रखा जाता है? वो खुद से तो नहीं बनते नहीं, कुछ बात जरूर है। मराठी के चूड़ा, भोजपुर का जो एती होता है, क्या बोलते हैं उसको, गाजा मिठाई, गया का तिलकुट। उसी तरीके से बिहार की राजनीति और बिहार के राजनीतिज्ञ, देश भर में लालू यादव की क्या प्रासंगिकता रही राजनीति में आपने जाना? लालू यादव केवल बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं जाने जाते हैं, बल्कि देश के एक महत्वपूर्ण नेताओं में उनका छवि आता है। नीतीश कुमार की भी यही बात रही, रामविलास पासवान भी वैसे ही रहे। कौन नहीं जानता होगा इन लोगों को? बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि देश के सभी राज्यों में कौन मुख्यमंत्री है, एक पत्रकार के तौर पर मुझे पता होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन बिहार के एक एक नेता को
यहाँ तक कि छोटे से छोटे नए से नए राजनीतिक दल के बारे में मैं जानता हूँ जी कि कौन एजेपीआर के चंद्रवंशी हैं, कौन बीजेपी के माली हैं, तो कौन वाईएसडी के अमित सिंह हैं। मैं सबको जानता हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी राजनीति होती है। विषय पर आता हूँ। देखिए, विषय पर आने से पहले मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहता हूँ जी। ये थोड़ा सा अपना भी फ्लेक्सिंग है, अपने बारे में थोड़ा सा इसमें हम बड़ाई करेंगे थोड़ा सा। जी। ये 7 जनवरी 2014 का एक स्क्रीनशॉट है, मेरे द्वारा फेसबुक पे किया गया एक पोस्ट का है। अब 13वां-14वां साल मेरे पत्रकारिता का कम उम्र में ही जी गुजर रहा है जी। और 14 के आसपास इसी दिन नीतीश कुमार को मैंने क्या लिखा था फेसबुक पर वो जान लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। जी जी जी। मैंने व्यंग्यात्मक तौर पर लिखा था कि गए घुलाटी हीरो बनने, माया मिली न राम, कांग्रेस ने तो भाव न दिया, मुफ्त में हुए बदनाम। बहुत ही सारगर्भित है। यहाँ माया से राम अर्थ वाली माया का नाम मत लीजिएगा, जी। राम से केवल राम राम का मत लीजिएगा। ये राम जी किससे जुड़ा हुआ था, यानी आज से 10 साल पहले मैंने राम मंदिर की प्रासंगिकता को भी लिखा था। मैंने मायावती की राजनीति पर भी टिप्पणी की थी और मैंने ये भी बताया कि नीतीश कुमार कैसे भाजपा से अलग होकर दिल्ली गए थे और वो विपक्षी दल की एकजुटता को लेकर कैसे बैठे थे, जिसमें मायावती और मुलायम सिंह यादव इनके नाम को लेकर ऐतराज जता दिए। जिसके बाद वापस आए, कांग्रेस ने भी भाव नहीं दिया। कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी पर एक बहुत बड़ा हमला नीतीश कुमार ने किया था और आज ही नीतीश कुमार की तरफ से ये घोषणा हो गई थी, आज से कल तक में 10 साल पहले 14 में जी। कि नीतीश कुमार इस चुनाव को लोकसभा के दोनों से अलग लड़ेंगे। मतलब 10 साल बाद वही परिस्थितियां फिर उत्पन्न हो चुकी हैं। फिर से उत्पन्न हो चुकी हैं। समय अपने आप को रिपीट करता है, काल चक्र अपने आप को फिर से वापस लाता है। और अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों राजनीति को इतने नस से पकड़ पाता हूं बिहार के। बिल्कुल। क्योंकि पिछले 10-12 सालों से एक एक चीज जो हुआ है बिहार में मैंने आंखों के सामने देखा है और तब से कमेंट्री करते आ रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से। अब तो पंचनामा 3-4 सालों से है, लेकिन उससे पहले हम अलग अलग मीडियम के माध्यम से वही काम करते आए हैं जी। अब बात रही भागने की। देखिए, नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इस गठबंधन में रहना नहीं चाहते। आप लाख बोल दीजिए कि पंचनामा में मैं कसम खाकर बैठा हूं कि नीतीश कुमार को इधर से उधर भगाऊंगा, व्यू के लिए करता हूं, शायद दर्शकों को भ्रमित करने के लिए कहता हूं, नीतीश कुमार के खिलाफ एजेंडा चला रहा हूं, आप जो बोल दीजिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार अब बहुत सहज नहीं है इस इंडी गठबंधन में। इसके एक नहीं कई कारण हैं। जिस पद के लिए नीतीश कुमार यहां तक पहुंचे, जिस पद के लिए नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा, आज उस पद को लेकर नीतीश कुमार की रुचि इतनी भी नहीं है जी। जिन सीटों को लेकर नीतीश कुमार को भाजपा से नेगोशिएट नहीं करना पड़ता, थोड़ी भी मारामारी नहीं होती भाजपा के साथ अगर नीतीश आज होते तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। उन सीटों के लिए नीतीश कुमार को बनिहारी करना पड़ रहा है। जिस एजेंडे के तहत वो भाजपा से अलग हटे थे, आज भी उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग होते हैं तो वो सेकुलर छवि अपनी लेकर चलते हैं। संविधान के जदयू के पहले पन्ने पर ही 3 बार सेकुलरिज्म वर्ड का वर्णन है, सर्वधर्म की बात कही गई है। और जब राम मंदिर का मुद्दा आता है तो राजद तो कहीं ना कहीं जो राजद का परिपाटी रहा है उस पर खड़ी दिखती है जी। कि भाई हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल बना दो, राम मंदिर मत बनाओ। शिक्षा मंत्री हो, तेजस्वी यादव हो या कोई भी मंत्री हो, इनके चंद्रशेखर कहते हैं कि मंदिर जो है गुलामी का रास्ता है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उसके बाद जदयू की भी प्रतिक्रिया आती है, कहती है कि उसी राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर उसी के खिलाफ आप बोलते हैं। तो इन दोनों के बयानों से सर बड़ा अलग अलग मतलब प्रतिस्पर्धता समझ में आ रही है। नीतीश कुमार जिसके साथ होते हैं उसके साथ होते नहीं, मन से नहीं होते हैं। ट्रिपल तलाक वाला आपको याद है जी। CNRC आपको याद है जी। नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो जातीय गणना की बात कर रहे थे। भाजपा पर दबाव डालने का, प्रेशर पॉलिटिक्स करने का एक तरीका था। जी। नीतीश कुमार भाजपा पर, जब नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया
कि भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री देना चाहती है, और इस चुनाव में नहीं देगी तो 25 में तो डेफिनेटली देगी। बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार को भाजपा पलट देती, अगर पलट देती तो नीतीश कुमार ने तो 1 हफ्ते तक का मौका दे दिया था पलटने से पहले जी। 1 हफ्ता तो माहौल बन गया था कि अब नीतीश भाग रहे हैं। तो भाजपा क्यों नहीं पलट पाई, क्यों नहीं बिहार में जदयू के विधायकों को तोड़कर अपना सरकार बना ली? नहीं संभव है। आरसीपी सिंह पर भी यही आरोप लगा कि पार्टी तोड़ देंगे, नहीं टूटा। उपेंद्र कुशवाहा पर यही आरोप लगा पार्टी तोड़कर सरकार बनाएंगे भाजपा के, नहीं बना। तो सब के नचावत राम गोसाई, नीतीश कुमार ही सबको नचा रहे हैं। अपनी सहूलियत और अपनी स्वेच्छा से नीतीश कुमार किसी को भी अपना दुश्मन बना देते हैं। ये पार्टी तोड़ना चाहता है, वो पार्टी तोड़ना चाहता है, वो तोड़ रहा था, ये बिगाड़ रहा था, इसने षड्यंत्र किया, उसने मेरे खिलाफ साजिश की, एक भी कामयाब नहीं हुआ। अरे ललनो सिंह कुछ तोड़ देते तो हम मान लेते। मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बहाना खोजकर नाखून कटाकर शहीद हो रहे हैं। जनता के नजरों में जदयू की छवि अब नहीं रहे पहले वाली। ये बहुत हम सोफिस्टिकेटेड शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस बार जनता जदयू को धिक्कार देगी। धिक्कार देगी। मैं जहां जा रहा हूं मैं यही पा रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैं आपको खुश करने के लिए ये बात नहीं कह सकता हूं कि कहे के वाह नीतीश कुमार तो लाहौर में एकदम है। अरे नरेंद्र मोदी तो आंधी थे, ये तो झंझावात है, कोई रोक पाएगा? यहाँ से चक्रवात है। अरे हिल जाएंगे बॉर्डर, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, ईरान तक सरकार बना देंगे नीतीश कुमार। पूछना नहीं है, अखंड भारत की कल्पना जिसने भी की हो पूरा नीतीश कुमार करेंगे, और पूरा पूरा समाजवाद ईरान तक आपको दिखेगा। अशोक चौधरी कहते हैं कल क्या हो किसको पता है, बांसघाट की चर्चा कर रहे थे। अब अशोक चौधरी के मन में कुछ बातें आई होंगी, उनको उस बात, देखिए उस पर ज्यादा व्यक्तिगत बात पे क्या हम टिप्पणी करें। अशोक चौधरी तो देखने में तो बहुत फिट लगते हैं। इशारा तो सर कर रहे हैं कि कल क्या हो जाए, नीतीश कुमार पलट जाए। अब देखने में तो फिट लगते हैं, सही में अगर महादेव चाह देंगे कि अशोक चौधरी पृथ्वी पर न रहे तो बांसघाट में तो भेंट करना ही पड़ेगा नमन मिश्रा से। तो खुद ही बोल रहे हैं सर, बांसघाट की चर्चा वो खुद कर रहे हैं। लेकिन वो ये कहना चाह नहीं रहे हैं, उनका कहने का मकसद ये है कि व्यक्ति आज यहाँ है, कल भाजपा के साथ चला जाए तो कौन जानता है। वो अपनी बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं? अरे अपना कहेंगे, नीतीश कुमार का बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में ही बता रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि कौन कब कहाँ है ये बताया नहीं जा सकता है। देखिए केसी त्यागी के बयान को, अशोक चौधरी के बयान को, नीरज कुमार के बयान को, और सबसे महत्वपूर्ण रत्नेश सदा के बयान को, बिल्कुल इन चारों बयानों को एक लय में आप लाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार अब किधर उड़ी मारने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार राजनीतिक दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस माहौल का, तब तो उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है जी। लेकिन नीतीश कुमार ने इस दबाव से उत्पन्न जो अमृत और विष और जो चीजें निकली हैं उसको जिस तरीके से छोड़ दिया, इससे प्रतीत हो रहा है कि केवल ये दबाव वाली राजनीति इस बार नहीं है। देखिए दर्शकों समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नीतीश ने अपनी राजनीतिक कैरियर में कई बार पलटने का भ्रम केवल बनाया और वो पलटे नहीं। आप ये मत समझिए कि नमन मिश्रा या कोई बिहार में बैठा हुआ फटीचर या कोई बहुत बड़ा विश्लेषक अपने मर्जी से जो मन में आता विश्लेषण कर देता है। सबके नचावत राम गोसाई, ये नीतीश कुमार ही सबके दिमाग से खेलते हैं। मैं समझ गया उनके खेल को, इसलिए मैं बता देता हूं कि देखिए भाई वस्तुतः लग तो ये रहा है, लेकिन पैटर्न इस तरफ इशारा कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार भाजपा पर ये दबाव बनाकर रखे हुए थे, सरकार साथ में थी तो, कि आपने मेरे साथ छल किया है, बदले में मुझे मुख्यमंत्री रहने दीजिए, हटाइए मत बीच में। और आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि भाजपा इनको बीच में हटाने की हिम्मत नहीं रखती थी, फिर भी नीतीश कुमार सरकार पलटा। क्यों पलटा? क्योंकि इनको पता था कि 25 तक ना, 25 में तो भाजपा अपना दे ही देगी, फिर क्या करेंगे। इन्होंने उसका रास्ता निकाला। इन्होंने देखा कि जब मेरी पार्टी मेरे दम पर नहीं हम सरकार बना पाएंगे, तो भ्रम फैलाने की कोशिश की, और मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से में नीतीश कुमार जो बोलते हैं वही चलता है। ललन सिंह जी अब
कहते हैं कि वो माउथ पीस है, वो मोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, तब थोड़ा सा इधर भी नजर माने महाराज देना चाहिए ना। सुशासन मीडिया इधर भी तो देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सुशासन मीडिया है बिहार में, आप बोल नहीं सकते कुछ। और नीतीश कुमार का एजेंडा चला कि नीतीश कुमार को भाजपा राष्ट्रपति बनाएगी, उपराष्ट्रपति बनाएगी। कहाँ से बात आई? मोदी जी ने कहा था? हमने कहा था? किसने चलाया? सुशासन मीडिया। क्यों चलाया? ताकि ये भ्रम भाजपा तक पहुंचे, ये राजनीतिक दबाव भाजपा पर पड़े और भाजपा सोचे कि नीतीश को अगर बिहार लेना है तो बदले में देश देना होगा। एक बीच में सर ये भी खबर चला था कि अचानक से रेल मंत्री के एक बात मैं बताता हूँ आपको। जी सर, आप नीतीश कुमार बन जाइए थोड़ी देर के लिए। दर्शकों से मैं टास्क देता हूँ, चलिए वो खेल खिलाते हैं आप लोगों को। पंचनामा दे दिन हुआ, आज खेल खिलाते हैं। ठीक है सर। आप नीतीश कुमार, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। 2014 में जो मुंह की खाई थी आपने नरेंद्र मोदी से, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी से आप 24 में पार पा जाइएगा अपने दम पर? बिल्कुल नहीं। आप बताइए दर्शकों, क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार गिरे थे औंधे मुंह, उतनी बड़ी चेष्टा उन्होंने की थी? मैंने तब एक आर्टिकल लिखा था 10 साल पहले, मुझे याद है, कि नरेंद्र मोदी की आंधी में बिहार के 2 बड़े पेड़ तबाह हो गए। एक झुक गया और एक उखड़ गया। लालू उखड़ गए थे और नीतीश कुमार झुक गए थे। मैंने तब लिखा था कि नीतीश कुमार अब पलटेंगे, और पलटने में नीतीश कुमार देरी की, लेकिन 17 में आते आते खेल हो गया। तो प्रेडिक्शंस मैंने कर लिए थे उनके पैटर्न को देखते हुए, और लालू यादव उखड़े तो आज तक फिर दोबारा कहीं रुपाए नहीं। लेकिन ताकत तो है सर प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार में, बिल्कुल है। और बिहार के बड़े बड़े विश्लेषक बोल रहे हैं तो गाजा पे थोड़े बोल रहे होंगे, कुछ जरूर उनके पास तथ्य आया होगा, आंकड़ा कहीं मिलाए होंगे कि अरे मिलान के लिए खाली वोट तो नीतीश कुमार के लोग करता, गुजरातों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थानों में, अरुणाचल में, अरे तो सब जीत जाएंगे। तो उसका विश्लेषण शुरू। नीतीश कुमार, तो मैंने कहा अखंड भारत की परिकल्पना नीतीश कुमार ही करेंगे। जो सरदार पटेल नहीं कर पाए वो नीतीश कुमार करेंगे, ये तय है, लेकिन सपना में करेंगे। जो सपना नीतीश कुमार ने पाला था उसके लिए बहुत देर हो गया। मैं सीधे सीधे आपको पॉइंट पर आकर बता देता हूँ, 2-3 चीजें समझ लीजिए दर्शकों, ताकि समझ में आ जाए। जब 2014 में समझ गए नीतीश कुमार कि नरेंद्र मोदी से लड़ के जीतना अभी संभव नहीं है, उन्होंने ये भी समझ लिया था 2014 में कि विपक्षी एकजुटता संभव नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार दोबारा उसी रास्ते पे क्यों जाएंगे जहां उनको एक बार ठोकर लग गई? बात समझ लिए, नीतीश कुमार इस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहते हैं। वो तो भ्रम बनाना चाहते हैं कि हम जल जाएंगे, जल्दी बोलो तो चल जाएंगे। सर एक फिल्म का प्रकरण याद आ रहा है मुझे, हेरा फेरी फिल्म है जिसमें मारा मारी होता है, तो बाबूराव बोलते हैं पकड़ नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। और यही राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे। इंडी गठबंधन में उनको अगर पहले मिल गया होता प्रधानमंत्री का कुर्सी, माफ कीजिएगा संयोजक का कुर्सी, तो अब तक वो भोकाल बना चुके होते भाजपा के सामने। बिल्कुल। क्या देखे 20 राज्य के मुख्यमंत्री हमको सलाम ठोकते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फूल लेके खड़ा रहते हैं। 40 विधायक बोले थे ना, भले बिहार में कोई क्या बोला था? 40 विधायक, देखो कितना विधायक है। अगर नहीं विधायक है, मेरी उपयोगिता इतनी नहीं होती, तो आज मेरे सामने संजय राउत क्यों झुकते हैं, ममता बनर्जी क्यों झुकती, केजरीवाल क्यों झुकते हैं, अखिलेश क्यों झुकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों झुकते हैं? वो तो खैर नहीं झुकने वाला बात है, वो जो होना नहीं वो क्या बोलेंगे। जी, ये सपना भी आदमी औकात में ही देखता है, सपना भी औकात से बाहर नहीं देखता है। देखिए जी। तो ये जो मौका था नीतीश कुमार का, तो निकल गया। अब नीतीश संयोजक बन के क्या फायदा? ये जो राजनीतिक दबाव बना है नीतीश कुमार, ये संयोजक के लिए नहीं है रत्नेश, ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने के लिए दबाव है। अब नीतीश कुमार सीधा हिसाब किताब जानते हैं, सीट तो कहीं से काट नहीं पाइएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जहां खड़े होते हैं सीटों का वितरण वहीं से शुरू होता है। वहीं से शुरू होता है, बिल्कुल। आपको नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अगर बनाना है, तब तो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार है और इंडिया गठबंधन है, वरना यहां से सारे रास्ते समाप्त होते हैं। 29 की तैयारी में लग जाइए वहीं। अगर 29 में भी कंपटीशन देना है तो बस 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसके बाद लग जाइए तैयारी में 29 के। बीच में कोई संभावना नहीं है जी। भाजपा जिस तिगड़म में है, जिस जुगाड़ में है, जिस मोशन में है,
उसको इस चुनाव में रोक पाना असंभव है। हम ऐसी बात नहीं करेंगे हल्की जिसकी वजह से फालतू में किसी को उम्मीद जग जाए, किसी को ये हो जाए कि नहीं नितिन जी तो बहुत अच्छा बात बोलते हैं, इन्हीं का चैनल सब्सक्राइब करो, मिलियन पहुंचाओ जल्दी इनको। 50,000 ढेर है, सच सुनने वाले 50,000 लोग बहुत हैं। आपको बहुत लोग आते कहते हैं इतना व्यू आता है आपको सब्सक्राइबर काहे नहीं है। अरे भाई सच कौन सुनना चाहता है? 50,000 लोग छाट लिए 13 करोड़ में, वो कम है। सही बात है, आप छाट के दिखाइए। हम बड़ाई करने के लिए क्यों कह दें कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लालू यादव पर सारा आरोप खत्म हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं होंगी। लालू परिवार इसी तरीके से परेशान रहेगा आने वाले 10 सालों तक, 12 साल तक भी। और नीतीश कुमार जो राजनीतिक ढंग उनका रहा है वो उससे नहीं पलटेंगे। मैंने उनका गुलाटी नाम क्यों दिया था? मैं व्यंग्यात्मक तौर पर मैंने लिखा था गुलाटी। पलटू तो लोगों ने नाम रख दिया, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं। गुलाटी में क्योंकि वो उनकी प्रवृत्ति ऐसी राजनीति में गुलाटी मारने वाली रही है जी। एक बात पे टिक नहीं पाते हैं। और आज नीतीश कुमार को अगर ये लग गया है कि इस गठबंधन में कोई फायदा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश जाएंगे तो जाएंगे, रोक सको तो रोक लो, मैंने इसीलिए कहा है। दूसरी बात जी, एनडीए में जहां जाए वो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं ये हम नहीं तय कर सकते, क्योंकि आधे रास्ते से भी नीतीश कुमार अपना जो मंजिल बदल सकते हैं। यहां से नीतीश कुमार अगर अलग हट के राजद से और दोनों चुनाव साथ करा लेते हैं तो आपको लगता है कि बिहार में संभावनाएं नहीं बदलेंगी? बिल्कुल बदलेंगी। नीतीश कुमार चाहेंगे तो राजद से बेहतर बिहार में सीटों को लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल कोई खेल वो भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेगोशिएट करेंगे, भाजपा से मन करेगा तो भाजपा से करेंगे, नहीं तो फिर राजद से कर लेंगे कि भाई 5 साल फिर मुख्यमंत्री बनाओगे तो राजद बोलो हम आ जाते हैं। अरे समझिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, जहां है वो पद तो नहीं छोड़ेंगे। तो बार बार सर ये क्यों कहते हैं कि हमारा आखिरी चुनाव है, ये हम आखिरी पारी खेल रहे हैं राजनीति के? आप मानते हैं क्या ये सब बात? तो उम्र हो गया इसलिए बोल रहे हैं। नहीं ये सब बात मत माना कीजिए, ये सब बहुत हल्की बातें हैं ये जी। इन बातों में नीतीश कुमार के फंसकर ही बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, कोई परलोक सभा में कोई कहीं कहीं बैठ के अपना सभा लगा रहा है लोग, इन बातों में मत पड़िए। आज ललन सिंह भी इसीलिए मारे गए क्योंकि अपने ने मारा। कोई बाहरी मारता तो ललन सिंह बराबर का जवाब दे देते हैं। 440 आएगा तो ललन सिंह 1000 वोट देंगे, 1000 आएगा तो 10,000 वोट देने का ताकत ललन सिंह में है। लेकिन नीतीश ने मार दिया। और जब मैंने आपसे कहा भी था उस दिन कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ निकला, क्या मेरे हक में फैसला देगा? एक और मैंने जगजीत सिंह का आपको बताया था शेर, उनका गजल भी बहुत शानदार है कि मुझको जिन्होंने कत्ल किया है कोई उन्हें बतला दे जी, मेरी लाश के पहलू में अपना खंजर भूल गए हैं। ललन सिंह तो आज भी ईमानदारी से नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। कोई पगला विश्लेषक चला देता है कि 12 को विधायक 15 को विधायक तोड़ देंगे, कैसे हो जाता है बेचारे पे। अब जो दूसरे लोग देखिए, आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ललन सिंह की ईमानदारी नीतीश के प्रति है। ठीक है वो ज्यादा चले गए थे राजद के पक्ष में, कोई भी गठबंधन के बीच में मीडिएटर ना है भाई। मीडिएटर पर तो आरोप लगभे करता है कि लड़के लगाता है कि लड़का का पक्ष ले रहा है, लड़का लगाता है लड़की का पक्ष ले रहा है। ये तो होता है। और आज रालोसपा वाले खुश होकर चले गए। आज जो ललन सिंह जिसके लिए नीतीश से बुरा बने, वो लोग तो ललन सिंह के खिलाफ खूब मजा ले रहे हैं। आगे चलकर ललन सिंह के बोलचाल पर, उनके एक्शंस पर बहुत डिपेंडेंट है नीतीश कुमार का भी भविष्य। ये भी जान लीजिएगा। इस पर भी मैं एक विश्लेषण पंचनामा कल करूंगा, विशेष तौर पर बताऊंगा कि ललन सिंह की चुप्पी क्यों, ललन सिंह आखिर कर क्या सकते हैं अब आगे। देखिए इस स्थिति में तो ललन सिंह नहीं रहेंगे। ललन सिंह जैसे व्यक्ति को वो एक बार चाह देते हैं तो नरेंद्र मोदी उनको केंद्र में मंत्री बना देते हैं। बिल्कुल नरेंद्र मोदी। आरसीपी सिंह वाला मंत्री वाला जो कांड हुआ उसके बाद से जो ललन सिंह नाराज हुए हैं सो नरेंद्र मोदी के कहने पर भी नहीं माने हैं। ललन जी कौन बोला था? नरेंद्र मोदी बोले थे कि आगे आइए, ललन जी आगे आइए नीतीश कुमार के सामने में। जाते जाते रत्नेश जी मैं कुछ बिंदु बताने जा रहा हूँ, जिन बिंदुओं के चलते मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मार्कर है। ये वो बहाने हैं जिन बहाने के चलते लगता है नीतीश कुमार भागेंगे। इनके इतर कुछ और भी बहाने हैं, लेकिन ये मुख्य वो बहाने हैं जिनसे एहसास हो रहा है। देखिए राम मंदिर पर जो बयान आ रहा है राजद का, नीतीश कुमार ने उसके कंप्लीटली यू टर्न लिया। आप चाहते तो इस पर चुप भी रह सकते थे। मैं बार बार कहता हूँ भागवत गीता पर भी जो बयान दिया था शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बहुत पहले, तो अशोक चौधरी और नीरज कुमार लेके जो चले गए थे महावीर मंदिर में, रामायण पे किया था, रामायण पे माफ कीजिएगा, तो वो क्या एहसास कराता है? वो एहसास कराता है कि नाखून कटाकर जदयू शहीद होना चाहता है।
जदयू यह एहसास कराने की कोशिश करता है कि नहीं, ये केवल राजनीतिक बैलेंस के लिए नहीं है रत्नेश जी, ये राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी है कि हम राजद वाले स्टैंड से अलग हैं भाई, हमारा स्टैंड अलग है, किसी और से जुड़ता है फिर वो रास्ता। तो राम मंदिर पर आज जो राजनीति हुई है उसमें आप ही ने बताया कि नीरज कुमार ने जो बयान दिया और जो उस पर एक जदयू का स्टैंड आ रहा है, ये इस बात का इशारा है कि नीतीश कुमार ने जरूर कुछ ना कुछ कह दिया है अपने लोगों को कि इस लाइन पे चढ़िए। ये भी एक बयान आया है कि सिर्फ मुख्य प्रवक्ता ही बोलेंगे, बाकी प्रवक्ता नहीं बोलेंगे राम मंदिर। ये बात तो हमको उधर से भी खबर आई है कि भाजपा के लोगों को नीतीश कुमार पर बोलने के लिए मनाही कर दिया गया है, केवल इतना बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है। अब मुख्य प्रवक्ता ही बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। नो एंट्री वाली बात बोल सकते हैं, सबसे लास्ट लाइन, इसके बाद कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि डिबेट में मैंने 2-3 प्रवक्ताओं को फोन किया तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं हम बैठ सकते हैं। छोटे वाला बात, कुछ बड़ा होगा, कुछ मिल जाएगा, इसीलिए नहीं बोल रहा है जी। चलिए दूसरी बात, जी। किशनगंज वाली सीट, अब बताइए ये कितना इलॉजिकल है। बिहार में सीट बंटवारा होगा, ये तो होता ही रहता है, महागठबंधन में खूब विवाद होता है, कभी कभी लगता है कि प्लांटेड खबरें भी खुद ही मीडिया पे चलाता है लोग, लेकिन सच्चाई है कि राजद बोल रही है और जदयू बोल रहा है। कोई हम आप बोल रहे होते तो बात होती, बिल्कुल मीटिंग करती है राजद और कांग्रेस चुपचाप कि नीतीश कुमार जो 17 डिमांड रख दिए जिसको अब छुआ नहीं सकता, छूने का मतलब सरकार आज गिरेगी। अगर आज कोई उठ के कह दे कि 17 तो नहीं होगा, 7 सीट पर मानना तो बोलिए, नीतीश कुमार कहेंगे ठीक है हम बताते हैं आपसे, मोबाइल ऑफ करेंगे जैसे राजघाट राजघाट नहीं राजभवन धीरे से टावर छोड़ के उधर पकड़ लेंगे टावर। तो किशनगंज वाली जो सीट है ये एकमात्र महागठबंधन की जीती हुई सीट है पिछले चुनाव में 19 के, और कांग्रेस ने इस सीट को जीता है। और वहां से जो कांग्रेस के जीते हुए सांसद हैं खानदानी कांग्रेसी रहे हैं, वो सीट भी खानदानी कांग्रेस की रही है। जदयू का भी वहां दबदबा रहा है, लेकिन ये दावा कर देना कि 17 सीट में तो लेबे करेंगे, किशनगंज वाला भी जीतल का सीट लेंगे, क्या चाह रहे हैं आप? है गरीब की थाली में वो प्याज जो आधा कटा हुआ वो मांग रहे हैं आप वापस जी, मतलब उसको भूखे सुलाना है, यही ना? ठंडा के दिन में यही ना कुछ सोच रहे हैं आप ऐसा? ये गठबंधन नहीं हुआ। किसी त्यागी के शब्दों में कहूं तो दिस इज अ एक्ट ऑफ एनिमिटी जो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के लिए यूज किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपके लिए यूज हो रहा है। दूसरी बात, 17 सीट मांगना मुझे लगता है अनरीजनेबल है। एक बात जान लीजिए क्यों बोल रहे हैं। 17 सीट लड़े थे, 16 जीते थे, तो दावा बनता है, तो फलाना ढिमका, परिस्थितियां बदल गई। तब आप एथी में थे, क्या मोदी के साथ थे, मोदी के साथ थे, शीर्ष पे थे। तब भाजपा के साथ आपका नेगोशिएशन चलता था, भाजपा पर विश्वास करती थी। अब कोई यहाँ पे विश्वास नहीं करता है। विश्वास करता तब संयोजक कभी बन गए होते। अब विश्वसनीयता ही के चलते तो आप नहीं बन पाए। अब तिगड़म लगा के नहीं होगा। जो बात ईमानदारी से और व्यवहार से हो सकता है वो दबाव और तिरस्कार से नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। अब भाजपा दबाव में कांग्रेस कह देगी संयोजक बनाते हैं, तो काहे नहीं बन रहे हैं आप? क्योंकि आपको पता है कि अब नहीं कोई फायदा है बनने का। ऐसे ही 17 सीट को लेकर जो डिमांड है जदयू की, अनरीजनेबल इसलिए है भाई क्योंकि इसमें से 4-5 सांसदों का टिकट तो लगभग तय कटना है। जदयू ही टिकट नहीं देगी उन लोगों को। सुनील पिंटू को टिकट देगी जदयू क्या? बाकी लोग हम नाम नहीं लेंगे, इस समय हम डिमोरलाइज नहीं करना चाहते किसी को। इसमें डेस्पिरेशन में है, कोई बोलने को दिक्कत हो जाएगा जी। फिर देखिए दूसरी बात, संयोजक नहीं सीधा पीएम चाहिए। हमने पंचनामा में कहा भी था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने चलाया, पंचनामा वही कर दिया सर। उसी का कोट कर दिया उसने। एक बात जान लीजिए, लाई पिछले मीटिंग तक संयोजक बनने की थी और अब क्या बदल गया एक ही हफ्ते में कि संयोजक से सीधा पीएम मांगने लगे। रत्नेश सदा का बयान देखिए, नीरज कुमार का बयान देखिए, अशोक चौधरी का बयान देखिए, केसी त्यागी का बयान देखिए। लगभग चीजें स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं और वो समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार अब रोके भी रुकेंगे नहीं। और जिस तरीके से ललन सिंह की छुट्टी नीतीश कुमार ने की है, ये इस बात का भी इशारा है कि कोई भी नेगोशिएशन अब थर्ड पार्टी माध्यम से नहीं होगा। बिल्कुल डायरेक्ट होगा। मैं डायरेक्ट नेगोशिएशन करूंगा, आप मुझसे बात कीजिए, मुझसे डील कीजिए। जब भाजपा हमको 17 सीट दे दी तो हम तेजस्वी यादव और लालू यादव से हम, जब मोदी हमको 17 सीट दे दी है तो हम तेजस्वी यादव, लालू यादव, सोनिया गांधी के दरबारी करेंगे जो हार गए थे 2019 में। एक वो सीट जीते मैंने कि आप दरबारी कराएगा हमसे। ये मैसेज देना चाह रहे हैं और ये बहुत भयंकर मैसेज है। आप अगर राजद के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो राम राम मैं कहूँगा कि अखंड कीर्तन शुरू कर देना चाहिए।
15 तक अगर बचा लिए सब्जेक्ट को तो 15 के बाद आईसीयू से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन 15 तक तो आईसीयू में राम राम जपना है। नीतीश कुमार के राजनीतिक पैटर्न इशारा कर रहा है कि ही इज नॉट गोइंग टू स्टे हियर। मतलब हमें लगता है सर 22 तारीख को मोदी और नीतीश साथ दिखेंगे अयोध्या में। इसमें तो मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं मुझे लग रहा है। मुझे तो नरेंद्र मोदी जी का जो रैली कैंसिल हो गया जी, मुझे तो लग रहा था कि इस रैली में ही कुछ खेला हो जाएगा। नहीं, चलिए, हमारी राजनीतिक सूझबूझ अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है, अभी बहुत सीखना बाकी है। चलिए देखते हैं क्या होता है, कुछ तो समय भी बताएगा ना। जी चलिए, तो समय का इंतजार करना है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, भागने वाले को कौन रोक सकता है। अगर वाकई में तैयारी भागने की है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है बिहार के राजनीति में। इंतज़ार कीजिए, समय परिस्थितियां बहुत कुछ बदलने वाली हैं, क्योंकि सरकार जब 2022 में बदल रही थी 9 अगस्त को, तो एक रात तक पहले भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास नहीं था कि नीतीश कुमार ऐसा उनके लिए आत्मघाती जो फैसला है वो ले सकते हैं। लेकिन अगले ही दिन माहौल बदल गया, राजनीति करवटें हुई। वैसे ही परिस्थितियां अब बन रही हैं। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। चीड़फाड़ जारी रहेगा। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।